उर्दू का एक शेर है कि जिक्र होता है जब कयामत का तो तेरे जलवों की बात होती है। तो जब हम छत्तीसगढ़ विकास यात्रा के सिलसिले में हमने सरगुजा संभाग को जसपुर को चुना कि हम जसपुर से अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे और विकास संवाद करेंगे, तो हम जब जसपुर के बारे में बात करते हैं तो हमारे जहन में कुछ चीज़ें याद आती हैं। हमको लगता है कि जब जसपुर का नाम आएगा और उसमें यदि जूदेव परिवार की बात नहीं होगी तो जसपुर की पूरी यात्रा अधूरी है, क्योंकि हम कहीं पर भी जाएं, जहां भी हम जाते हैं वहां पे हमको जूदेव परिवार और उनके द्वारा किए गए कार्य, उनकी शौर्य गाथाएं हमको जगह जगह सुनने देखने मिलती है और लोगों का उनके प्रति जिस तरह का अनुराग है, जो धार्मिक संस्थान यहाँ पे दिखते हैं उसमें भी उनके परिवार की कहीं ना कहीं भूमिका दिखती है। हम अगर आश्रम में जाएं तो मालूम पड़ता है कि उन्हीं के पूर्वजों ने यहाँ पर 3 तरह के जो पीठ हैं उनको स्थापित किया। जहाँ भी हम जाते हैं तो हमको जूदेव परिवार के बारे में सुनने मिलता है। दूसरा, हमने जब जसपुर को देखा तो जितना प्राकृतिक रूप से समृद्ध है जसपुर, हम सब पूरे छत्तीसगढ़ में घूमते हैं, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे सुंदर यदि कोई जगह है तो वो ये पूरा जसपुर का इलाका है, जो अपने आप में एक अनूठा है और पर्यटन की दृष्टि से इसको अभी बहुत इसका एक्सप्लोर होना बाकी है। तीसरा, हम जानते हैं कि यहाँ पर कुनकुरी में एक चर्च है जो एशिया के बड़े चर्चों में गिना जाता है और जिसने एजुकेशन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर काफी काम किया, और कहीं ना कहीं चर्च की भूमिका, मिशनरी की भूमिका को लेकर कुछ सवाल भी कालांतर में उठे। तो एक तरफ प्रकृति है, एक तरफ राज परिवार है, एक तरफ मिशन है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो आश्रम है वो भी वनवासी कल्याण आश्रम, उसने भी बड़ा काम किया है। तो बहुत तरह की मिक्स है। अगर हम कहें कि ये सांस्कृतिक रूप से एक समृद्ध इलाका है जहाँ पर की परंपराएं भी हैं, अभी आधुनिकता उस तरह से नहीं आई है जिस तरह से बाकी जगह जो स्थल है वहाँ आई है। तो हम अभी सोचा कि हम जब पूरे जसपुर में घूम रहे हैं तो हमने अलग अलग लोगों से संवाद किया, बातचीत की और जसपुर को समझने की कोशिश की। पर हमारी ये बातचीत तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि हम जूदेव परिवार के बीच में ना जाए और उनसे बातचीत ना करें। तो जैसा कि मैंने कहा कि उनकी शौर्य गाथाएं इतनी बड़ी है कि हमारे साथ उसी परिवार के जो दिलीप सिंह जूदेव हैं, उनके जो नाती हैं, वो हमारे साथ शौर्य प्रताप सिंह जो है वो मौजूद है। और मुझे लगा कि एक परंपरा को समझने के लिए उनसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। तो आज हम उनके निवास पे आए हैं और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जिस तरह से चीजें हैं, कि एक समय था, अभी तो हम शेरों को सुरक्षित कर रहे हैं, पर एक समय शेरों का शिकार भी जो था वो एक शौर्य का प्रदर्शन था। पीछे आप देख रहे हैं कि एक आदम का जो है शेर, जिस तरह से यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर खड़ा है, और बहुत सारे जो जानवर रहे उनको भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और दिलीप सिंह जूदेव, अगर हम नए तरह की राजनीति की बात करते हैं और भाजपा यदि 2 से लेकर आज पूरे देश में सत्ता में आती है, तो कुछ लोगों का यदि हम नाम लेंगे कि वो कौन लोग थे जिन्होंने भाजपा के लिए काम किया, या जिन्होंने हिंदुत्व के लिए काम किया, या जिन्होंने घर वापसी के लिए जो है एक मुहिम चलाई और लोगों के पैर धुला के उनको घर वापस बुलाया, तो उसमें एक बड़ा नाम आता है दिलीप सिंह जूदेव का। और वो अपनी दिलेरी के लिए, अपनी बेबाकी के लिए बहुत मशहूर रहे हैं। राजनीति में उनका दबदबा रहा है और बहुत सारे नेता आज जो बहुत बड़े दिखते हैं, कभी वो दिलीप सिंह जूदेव के अगल बगल में खड़े होते थे। ऐसे दिलीप सिंह जूदेव के परिवार से हम यहाँ मौजूद हैं। तो मैं हमारे जनधारा परिवार की ओर से शौर्य सिंह जी का अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब एक परंपरा के आप वारिस होते हैं तो उस परंपरा को आप किस तरह से महसूस करते हैं, क्योंकि परंपरा आपसे बहुत सारी जिम्मेदारी भी चाहती है, आपके को उसको उसका वाहक बनना पड़ता है और लोगों की अपेक्षा आपसे होती है। धीरे धीरे देश में डेमोक्रेसी आई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है और लोग बहुत लिबरल भी हुए। बावजूद इसके हम देखते हैं कि तमाम तरह की कहना चाहिए कि समाज में उदारीकरण आने के आए या खुलापन आए, उसके बावजूद राज परिवार के प्रति लोगों का एक अलग से स्नेह है। तो आप किस तरह से अपनी परंपरा को देखते हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सर्वप्रथम आपका और आपके सभी साथियों का जशपुर के हमारे पावन धरा में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और जो परंपरा की बात आपने कही, तो
जशपुर में 27 पीढ़ियों से हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी का जो परंपरा चले आ रहा है। पूर्व के समय में यहाँ पर हम लोगों का शासन हुआ करता था, लेकिन आज़ादी के बाद में 1947 के बाद में, देश के आज़ादी के बाद भी उस समय प्रजा हुआ करती थी। बाद में जब जनता हुई तो तभी से हम लोग का एक पीढ़ी दर पीढ़ी का एक संबंध चले आ रहा है। और ये बात छत्तीसगढ़ या भारत में जहाँ भी जशपुर को, हमारे परिवार को कोई जानता है, और विशेषकर मेरे स्वर्गीय दादाजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी की बात आती है, तो सब जगह लोग जानते हैं कि जशपुर में हम सब एक परिवार की तरह यहाँ पर रहते हैं। तो जो पूर्वजों की जो परंपरा है, जो आदि अनादि काल से चली आ रही है, विशेषकर मेरे स्वर्गीय दादाजी की जो परंपरा है, जो उनके दिखाए हुए रास्ते हैं, उस पर चलने का पूरा से पूरा मैं प्रयास भी कर रहा हूँ। और लोगों का विश्वास और आशीर्वाद पहले की तरह भी मिलते आ रहा है, क्योंकि वर्तमान में जिला पंचायत का उपाध्यक्ष का दायित्व है और जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ करके आया हूँ। उस पे भी जनता का अपार प्यार और विश्वास भी देखने को मिला। और अभी भी जैसा हमारे सभी वरिष्ठ जन कहते हैं, या जो भी जनता का रहता है, घुल मिलकर हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं, और इसी प्रकार से वो जो परंपरा चली आ रही है उसको आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। जी। तो आपने समय के साथ, जैसा आपने कहा कि प्रजा से जनता हो गई और आपने नए चीजों को स्वीकार किया और आप जनता के बीच गए। आप इलेक्शन लड़ते हैं, आप जनता के बीच जाके जीतते हैं, जनता का स्नेह आपको मिलता है। आप जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी हैं। चूंकि आप जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, आप यहाँ के राजा भी रहे हैं। यहाँ पर जहां भी हम जाते हैं जिस तरफ, तो पता चलता है कि ये राज परिवार की जमीनें हैं, राज परिवार की प्रॉपर्टी है। मैं ये देखता हूं कि जैसे छत्तीसगढ़ राज्य बना, तो छत्तीसगढ़ राज्य जिन कारणों से बना, उसमें एक बड़ा कारण था कि हमारे पास प्रचुर वन संपदा है, खनिज संपदा है। बावजूद इसके जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हुआ। और फिर सरकारें आई और निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में विकास हुआ है, जिसकी यात्रा पे हम निकले हैं और इस बात हम विकास की बात कर रहे हैं। पर हम ये देख रहे हैं कि बस्तर जो नक्सलवाद से प्रभावित था, वो नक्सलवाद के बावजूद, जब अभी तो नक्सलवाद खत्म हो गया, पर बस्तर में जिस तरह से टूरिज्म बढ़ रहा है, जिस तरह से बस्तर में आवाजाही बढ़ी है, उस तुलना में मैं देखता हूं कि जसपुर, जो कि प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है, जहां पर एक से एक जगह है, वो उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाया। तो आपके दिमाग में जसपुर को या आसपास के इलाके को लेके कोई ना कोई रोड मैप होगा, कोई विजन होगा, और आप युवा हैं तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ राज्य की हम बात करें तो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। बस्तर की बात करें तो वहाँ भी टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट पहले भी हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। और जशपुर की बात करें तो सबसे पहले तो मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस जशपुर की इस पावन धरा में जन्म मिला, रहने का अवसर मिल रहा है। यहाँ के जो सुंदर जल है, जंगल है, ज़मीन है, यहाँ पर रहने का सौभाग्य भी मिलते आ रहा है। और धीरे-धीरे करके, क्योंकि एक समय जशपुर का एक बहुत बड़ा सपना था, क्योंकि हमारा ये भी आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, कि हमारे जशपुर से ही कोई आदिवासी बंधु मुख्यमंत्री बने। तो 2023 में ये सपना जशपुर का पूरा हुआ है। हमारे विष्णुदेव साय जी यहाँ से जीत करके रायपुर पहुँचे और मुख्यमंत्री बन करके आज जशपुर के साथ-साथ पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। और चूँकि अभी मुख्यमंत्री भी यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो काफ़ी प्रयासरत हैं कि जशपुर को और किस तरीके से डेवलप किया जाए। यहाँ पे अभी टूरिज़्म के क्षेत्र में बहुत सारे चारों ओर डेवलपमेंट चल रहे हैं, और सिर्फ टूरिज़्म के साथ-साथ चाहे मेडिकल हो, चाहे सड़क का मामला हो, सब में अभी डेवलपमेंट यहाँ पर होने का काम चल रहा है। जी। आप युवा हैं और खेल गतिविधियों से आप जुड़े हुए हैं। हमने पता किया तो कल भी आप किसी खेल गतिविधि में थे। हमने अपने आयोजन में भी आपको बुलाया था, पर आपकी व्यस्तता थी। तो आप यहाँ पे तीरंदाजी का एक बड़ा सेंटर बन रहा है, बहुत सारी खेल गतिविधियां बढ़ रही, उसको आप किस तरह से देखते हैं? तीरंदाजी का यहाँ पर एकेडमी बहुत बड़ा खुल रहा है सन्ना में, क्योंकि यहाँ पे हमारे एक पहाड़ी कोरवा ट्राइबल यहाँ पर निवास करते हैं पाट क्षेत्र में हमारे। तो वो आज भी जो तीर कमान होता है उसको वो लोग पकड़े रहते हैं। तो क्योंकि वो सब जहाँ पे ये एकेडमी खुल रहा है वहाँ पर उनका संख्या वो जनजाति समाज का बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो भी एकेडमी वहाँ पर खुल रहा है। और जशपुर ज़िले की बात करें तो यहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल में भी राज्य स्तर तक और नेशनल तक के खेलने वाले खिलाड़ी निकलते हैं। तो अलग-अलग जगह पे जो फुटबॉल मैच का, क्रिकेट मैच का आयोजन होता है जिसमें निमंत्रण मिलता है, तो उसमें लगातार जाने का अवसर भी मिलता है। जी।
तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि क्रिकेट और फुटबॉल और बाकी तो तीरंदाजी है, पर जैसा मैंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ, अभी होम स्टे एक नया कंसेप्ट आया है, और वो उसको भी मैं अभी हम गए थे देश देखा, और रास्ते में हमने कई जगह देखा जी। कि एक नए तरह से होम स्टे आ रहे हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे जो राजवंश हैं उन्होंने एक नए चीजों को अपनाया है। उनकी जो प्रॉपर्टी पुरानी थी उसको हेरिटेज के रूप में, और लोग इसको बहुत पसंद भी कर रहे हैं। आज पूरे देश में आप जयपुर से लेकर आप कहीं भी चले जाएं, इवन अपने पड़ोस में कवर्धा तक चले जाएं, तो आपको हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में लोगों को महल में रुकने का एक फील होता है कि हम एक महल में जा रहे हैं। तो क्या आपके दिमाग में है कि जो आपकी पुरानी प्रॉपर्टी है, क्या आप उसको हेरिटेज प्रॉपर्टी के रूप में नए, चूंकि आप युवा हैं तो आप समझते हैं कि कहाँ से जी। बिजनेस आएगा, क्योंकि एक आय का स्रोत भी वो होता है, तो उस तरह से आपके दिमाग में कोई चीज है क्या? वर्तमान में जो आपने बात कहा जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ का, तो बहुत सारे ऐसे पूर्व राज घराने हैं जिन्होंने अपने बिल्डिंग्स को मतलब हेरिटेज प्रॉपर्टी को होटल के रूप में कन्वर्ट किया है। वर्तमान में तो ऐसा विचार नहीं सोच के रखा था हम लोगों ने, पर आगे इस बारे में अगर विचार होगा तो इसको भी जल्द से जल्द हम लोग करेंगे यहाँ पे। और जो स्टे का आपने बात किया, तो जैसे देश देखा आप गए होंगे, तो सरकार की तरफ से वहाँ पर अभी रुकने-उकने की व्यवस्था, जो कि टूरिस्ट लोग का आवागमन, क्योंकि अब आजकल बढ़ गया है जशपुर में भी, तो वो सब का जो व्यवस्था लगातार किया जा रहा है शासन की तरफ से। और आगे अगर कुछ हेरिटेज वाला होता है तो उसको विचार में आएगा तो उसको हम लोग प्रारंभ करेंगे। जी। अभी आपने कहा कि जैसे मैंने कहा कि जसपुर की बहुत सारी पहचानों में एक नई पहचान भी हुई है कि विष्णुदेव साय यहाँ से आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश में आए जी। हैं। और निश्चित रूप से चूंकि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल है, वनवासी बाहुल है, और विष्णुदेव साय यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं और जसपुर का नेतृत्व करते हैं, जी। और कहीं ना कहीं इस महल से, इस परिवार से उनका एक बड़ा लगाव है, क्योंकि वो जब भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जूदेव जी के और पूरे परिवार की बात करते हैं। जी। तो आपने कहा कि अभी वो मुख्यमंत्री बने हैं और उनका स्नेह मिल रहा है, तो एक मुख्यमंत्री के रूप में जब ये 2.5 साल उनका हो रहा है, जी। तो उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? उनके कामकाज को, वो सुशासन की बात कर रहे हैं, एक भले आदमी की छवि उनकी है, और एक सज्जन आदमी की छवि एक नेता की जैसी होती है उनकी है। तो आप उनकी पूरी ओवरऑल कार्यविधि को, उनके कामकाज को, उनके सुशासन को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सर्वप्रथम ये बात मुख्यमंत्री जी ने भी बताया है अपने साक्षात्कार में कई बार, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा और पहले के समय में ले जाना चाहूँगा, जब राजतंत्र का जब समय हुआ करता था, तो उस समय में हमारे उस समय तत्कालीन जशपुर रियासत के अंतर्गत 4-5 प्रमुख ज़मींदारियाँ आती थीं। तो उसके अंतर्गत में जो जशपुर राज्य घराने के एक मंत्री परिवार से वो उस समय ताल्लुक़ रखते थे, जो उनका बंदरचुआ ज़मींदारी परिवार से वो आते हैं। तो ये जो संबंध है, ये राजतंत्र जब शासन जब उस समय हुआ, राज शासन हुआ करता था, तब से ये संबंध ये रहा है, पारिवारिक संबंध रहा है। बाद में हमारे दादाजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी के साथ में आदरणीय विष्णुदेव साय जी का मिलना-जुलना हुआ, और उस समय से लगातार विष्णुदेव साय जी राजनीति में सक्रिय रहे हैं। और उनकी अगर बात करें तो बिल्कुल सरल हैं, सहज हैं, कुशल नेतृत्व के धनी भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो खुद भी कहते हैं, और ये है कि वो जो किसान का बेटा है, वो अच्छे से समझता है किसान की समस्याओं को। और चूँकि वो नीचे स्तर से आज मुख्यमंत्री पद का सफ़र आज तय किए हैं, एक गाँव के पंच, फिर सरपंच, विधायक, सांसद, फिर भारत सरकार में राज्य मंत्री, पार्टी के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष भी 3 बार बने हैं। तो एक राजनीतिक अनुभव भी है, एक जनसेवा करने का उनको शुरू से अनुभव रहा है, और एक छोटे स्तर से राजनीति शुरुआत किए हैं, तो छोटी-सी बड़ी जितनी भी समस्या हैं सबको अच्छे से समझते भी हैं। और उनका जो व्यक्तित्व रहा है, सरल हैं, सहज हैं, और लोगों के बीच में रहे हैं तो उस चीज़ को समझते हैं। और अगर उनके सरकार की बात की जाए, तो घोषणा पत्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले जो वादा किया था, जो मोदी जी की गारंटी थी, उसको भी लगातार पूरा करने का काम विष्णुदेव साय जी की सरकार में हो रहा है। जी। अभी आपने, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं
और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है। जी। और अभी महिला विधेयक को लेके भारतीय जनता पार्टी और एक देश एक कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत सक्रिय है, और खास करके उनकी कोशिश है कि 2029 के पहले महिला विधेयक जो है जिसको उन्होंने लेके आए थे वो पूरी तरह से राज्यसभा और लोकसभा में पारित हो जाए और महिलाओं को हिस्सेदारी मिले। तो आप, हमने अभी जब जसपुर में हम घूमे तो हमने ये देखा कि जगह जगह महिलाएं जो पुरुषों से ज्यादा काम करते हैं, हमको खेतों में, जी। चाय बागान में, ये सब दिखी। तो महिलाओं की हिस्सेदारी को लेकर आप किस तरह से सोचते हैं? आपने जो वो बिल का बात किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही अच्छा सोच था। पर देखा आपने कि किस तरीके से संसद में विपक्ष के द्वारा इसको पास नहीं करने दिया गया। और आप जशपुर की बात कर रहे हैं तो आपने जैसा देखा भी कि यहाँ की महिलाएं बहुत मेहनती हैं, चाहे खेत की बात करें, चाहे घर का काम काज तो कोई भी महिला करती ही है। लेकिन जशपुर में एक आपने क्योंकि खुद देखा है कि खेतों में आप महिलाओं को देखते होंगे, आप जंगलों में देखते होंगे महिलाओं को। और विशेषकर क्योंकि हमारा यहाँ का जशपुर का एक खास व्यंजन है जिसको धुसका बोलते हैं, तो वो भी क्योंकि हर जगह चौक चौराहे में, गांव-गांव में होता है, तो वहाँ पर भी बहुत सारी महिलाएं हैं कि वहाँ पर वो धुसका बना करके बेचती हैं। तो यहाँ की महिलाएं शुरू से ही ऊर्जावान हैं और मेहनती हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में वो सक्रिय भी हो रही हैं। और जी। इस बार पहली बार जसपुर में ऐसा हुआ है कि हमारे जिले में 3 विधानसभा सीटों में से 2 विधायक महिला ही चुनकर इस बार गई हैं। जी। अब महिलाओं की हम बात कर रहे हैं तो महिला स्व सहायता समूह अभी जसपुर में हमने देखा, कल हमारे कार्यक्रम में भी महिलाएं आई थी। महिलाएं कुछ नवाचार कर रही हैं, लघु वनोपज से को लेकर काम कर रही हैं। चाय चाय पत्ती यहाँ हो रही है, यहाँ काफी हो रही है, यहाँ नाशपाती की बात हो रही है। एक तरह से छत्तीसगढ़ में यदि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बड़ा नवाचार हो रहा है तो हमको लगता है वो जसपुर में हो रहा है, क्योंकि इसका यहाँ का एनवायरमेंट है। इसको, इस नवाचार को, ये नई खेती को आप किस तरह से देखते हैं? आप जिला पंचायत में हैं तो आप निश्चित रूप से गांव से जुड़े हैं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी यहाँ पर महिलाएं बहुत आगे भी आ रही हैं। और अभी सरकार की तरफ से एक और पहल बहुत अच्छा किया गया, क्योंकि इसका बहुत सारा जिला स्तर का कार्यक्रम भी हुआ था कि विभिन्न अलग अलग गांवों से महिलाओं को आमंत्रित करके उनका जो जो क्योंकि यहाँ पर साग भाजी जो होती है उसकी बहुत सारी यहाँ पर प्रजातियाँ जसपुर में पाई जाती हैं। तो अलग अलग साग भाजी और अलग अलग जो भी व्यंजन बना करके लाने का काम उन्होंने उन्होंने मतलब किया था। बहुत अच्छा प्रदर्शनी हुआ था, हम लोग सब उसमें शामिल हुए थे उस कार्यक्रम में। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो महिलाएं सक्रिय तो शुरू से ही थी, पर अभी हमारी सरकार में वो चीज़ और बढ़ करके मतलब सबको देखने को मिल रहा है, मतलब सबको जान पा रहे हैं उस बारे में। तो यही सोच है कि इस चीज़ में मेरा पूरा सहयोग रहेगा और मैं खुद भी ऐसा पहले से सोचता था। तो सरकार का ये जो कदम है ये भी बहुत अच्छा है। तो अभी जिले स्तर में ये तो चल ही रहा है, मैं चाहूँगा कि प्रदेश स्तर में जशपुर की जो महिलाओं का जो भी व्यंजन है या जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उसमें वो आगे जाएँ, जी। काम वो करें। दरअसल अगर हम राज्य की राजधानी रायपुर की बात करें तो रायपुर से जब हम जसपुर तक आते हैं तो 8 घंटे का सफर, चाहे हम उड़ीसा होके आए, चाहे जी, अंबिकापुर होके आए, तो टाइम लगता है। पर यदि मान लो यहाँ से रांची नजदीक है, जी। कभी आपको ऐसा लगा कि अब डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन की भी सरकार है? मतलब आप जिला पंचायत में भी हैं, आप नगर पालिका में भी हैं, आप विधानसभा में भी हैं, आप लोकसभा में भी हैं। तो क्या जसपुर की रेलवे कनेक्टिविटी के बारे में कभी आपने सोचा क्या? बिल्कुल, रेलवे की माँग तो यहाँ पर बहुत पुरानी थी, क्योंकि जशपुर ज़िले में मतलब रेल लाइन की सुविधा नहीं थी, यहाँ पर हवाई अड्डे की सुविधा नहीं है। रांची की आपने बात की तो झारखंड की राजधानी यहाँ से 150 किलोमीटर लगभग पड़ती है। रायपुर यहाँ से 400 से ज़्यादा 400-500 किलोमीटर पड़ जाता है। अंबिकापुर, रांची या झारसुगुड़ा जो उड़ीसा में पड़ता है, तो ये 3 जगह से ही ज़्यादातर यहाँ के लोग, चाहे हवाई यात्रा हो, चाहे रेल यात्रा हो, इसके लिए जाते थे। लेकिन अब राज्य सरकार के प्रयास से और केंद्र सरकार ने भी यहाँ रेलवे की स्वीकृति यहाँ पर दे दी है और बहुत जल्द यहाँ रेल सुविधा से सब लाभान्वित होंगे। जी। आपकी पढ़ाई लिखाई राजकुमार कॉलेज से हुई है, जी, और राजकुमार कॉलेज दरअसल की उसकी स्थापना भी इसी तरह हुई थी कि जो राज परिवार के बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए एक जगह चाहिए थी रायपुर में, जी, तो राजकुमार कॉलेज में लोग गए। अभी राजकुमार कॉलेज का प्रबंधन थोड़ा अलग तरह से बात हो रही। जब हमारी अभी पिछले दिन सिंहदेव साहब से बात हुई तो वो हवाई यात्रा में मिल गए थे,
तो हमने पूछा कि अभी आपने यहाँ पर स्कूल में एक नई तरह की बात हो रही कि अब आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। पहले शहर के लोग पढ़ के चले जाते थे, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अब ये पूरा कॉलेज जो है, स्कूल, ये आपको यहाँ पे रह के ही पढ़ाई होगी। ये तब्दीली हुई है। और बहुत सारे लोगों को लगा कि जो शहर के बच्चे पढ़ रहे थे कि उनके बच्चे घर आ जाते थे, तो महाराज जी का कहना था कि नहीं, हमारे यहाँ का अनुशासन थोड़ा बिगड़ रहा है और हम चाहते हैं सब बच्चे एक से रहें। क्योंकि आप वहां से पढ़े लिखे हैं, तो राजकुमार कॉलेज के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आपका पूरा परिवार कहीं ना कहीं राजकुमार कॉलेज से जुड़ा रहा है। राजकुमार कॉलेज की बात अगर करें तो लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ उसका जो कैंपस आज भी रायपुर राजधानी में है, तो उसको लंग्स ऑफ रायपुर बोला जाता है, क्योंकि इतने बड़े कैंपस में और इतने पुराने 100 साल से भी ज़्यादा पुराना स्कूल है, तो वहाँ पे क्योंकि इतना वहाँ ग्रीनरी, इतने पेड़ पौधे हैं और शहर के बीच में है, तो लंग्स ऑफ रायपुर के नाम से भी जाना जाता है। और पहले के समय में राजा महाराजाओं के द्वारा स्थापित किया गया था वाला स्कूल, और लगातार क्योंकि हम लोग का परिवार भी वहाँ शिक्षा वहीं से अर्जित किया है, और पहले के समय में बोर्डिंग स्कूल और डे स्कूलिंग दोनों हुआ करता था। वर्तमान में जो आप कह रहे हैं विषय का जानकारी मुझे बिल्कुल है, पर वो विषय जो है वो स्कूल का जो स्थानीय समिति है और जितने गवर्निंग बॉडी के सदस्य हैं उन लोग ने जो भी डिसीजन लिया होगा, तो इसलिए ये भी नियम लागू वहाँ किए हैं। जी। अब मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि आप चूंकि इस राज्य परिवार से आते हैं, एक पूरी परंपरा से आते हैं, लंबे समय से जसपुर में आप लोगों का शासन रहा। आप अपने पूरे, अगर अपने इतिहास को अगर आप देखते होंगे, तो आपको ऐसा कौन सा आपका पूर्वज है जो लगता है कि ये एक व्यक्ति था जिसको मुझे, ये मेरा रोल मॉडल हो सकता है, या मुझे कभी शासक बनना पड़ा या मुझे कभी कोई काम करने पड़ा तो मैं इनको फॉलो करूंगा, ऐसे कौन से आपके रोल मॉडल हैं? सर्वप्रथम जो जिन्होंने जशपुर की स्थापना की थी उस समय तत्कालीन राजा सुजान राय, जो हमारे पूर्वज थे, जो जशपुर रियासत के प्रथम शासक रहे, तो उस समय में यहाँ डोम शासन हुआ करता था, डोम समाज के लोगों का। वो बहुत अत्याचारी हुआ करते थे उस समय। तो उस समय उनके पास कुछ लोग गए, उनसे मदद मांगा गया कि यहाँ पर बहुत, जो वर्तमान जो शासन है बहुत अत्याचारी है, यहाँ पे बहुत अत्याचार होता है। तो वो उन लोगों का बात सुनकर यहाँ पर आए और उस अत्याचारी शासन का उन्होंने अंत किया और यहाँ पर राज्य अपना स्थापित किया। तो उनसे सीखने को मिलता है कि जो बहादुरी का काम उन्होंने किया, जो महान कार्य उन्होंने लोगों को बचाने का किया, उनको माना जा सकता है। मेरे परदादा जो कि जशपुर रियासत के अंतिम शासक रहे और अविभाजित मध्य प्रदेश में सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, उनको अगर देखा जाए तो महान दानवीर राजा के नाम से वो विख्यात हुए। वर्तमान में जो आप बात कर रहे थे, वनवासी कल्याण आश्रम हो, चाहे अन्य आश्रम हो, या जितने भी मतलब धार्मिक या सामाजिक कार्य में उनकी रुचि रहती थी, और धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में हजारों एकड़ जमीन उन्होंने दान दिया। तो जो एक त्याग की एक जो भावना थी, जो दान की भावना उनके लिए आया यहाँ के जनजाति बंधुओं के लिए, तो उनसे भी प्रेरणा बिल्कुल मिलती है कि मतलब एक राजा का कर्तव्य होता है कि जो प्रजा के लिए सब कुछ त्याग दे, सब कुछ वो कर दे। तो उन्होंने अपने प्रजा के लिए उस समय में हजारों एकड़ जमीन दान की है, और उनके समय में भी यहाँ पर बहुत ही शांति से सबको रहा करते थे, तो उनसे प्रेरणा मिलती है। और विशेषकर अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए, मेरे स्वर्गीय दादाजी कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी थे, जिनसे प्रेरणा लेकर मैं ज़िंदगी में आज आगे बढ़ रहा हूँ, और उनके आशीर्वाद से ही मैं आज जो भी हूँ आज हूँ। जी। वनवासी कल्याण आश्रम के काम की बहुत सराहना होती है। जी। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक नए तरह का एक उभार दिखता है, जो खास करके बस्तर में दिख रहा है कि आदिवासी समाज में दो तरह के वर्ग हो गए। एक वो जो कन्वर्ट हो गए, जी। और दूसरे जो आदिवासी हैं। अब कई जगह हम देख रहे हैं कि शमशान में दफनाने को लेकर, कई गांवों से निकालने जाने को लेकर, कई कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन को लेकर बवाल हो रहा है। जसपुर में वैसा, या सरगुजा में उतना अभी बवाल नहीं दिखता है। जी। तो यहाँ पर उस समाज में टकराहट नहीं, जबकि ईसाई मशीनरी का काम यहाँ पर काफी रहा है, और एजुकेशन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में काम है। तो ये जो आदिवासी समाज में अपनी संस्कृति को लेकर, अपने धर्म को लेकर, और चूंकि जो आपके सबसे बड़े आदर्श हैं दिलीप सिंह जूदेव साहब, वो घर वापसी का प्रोग्राम चलाते थे, तो आरएसएस भी बार बार अभी कह रही, हिंदुत्व की बात कर रही, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारा भारत देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है,
किसी को भी स्वतंत्रता है यहाँ पे कि वो कोई धर्म अपना सके। लेकिन हमारे विशेषकर इस जशपुर अंचल में, क्योंकि जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, विभिन्न प्रकार की जनजाति समाज यहाँ निवासरत है। विशेष किसी समुदाय के द्वारा में किसी प्रकार का प्रलोभन दे करके, कई जगह सभा करके, क्योंकि यहाँ के भोले भाले आदिवासी हैं, उनको भटका करके, धर्म से विमुख करके अगर कोई धर्म अपनाया जाए तो उस चीज का हम विरोध करते आए हैं, वो चीज गलत है। जी, तो दोस्तों बहुत सारी बात हम सौर्य जी से कर सकते थे, पर चूंकि एक अपनी सीमा भी होती है, और हमने जाना कि वर्तमान इतिहास परंपरा जो कुछ जसपुर में आसपास घटित हो रहा है उसको लेकर वो कितने सजग हैं, सतर्क हैं, और वो युवा हैं और उनके पास एक दृष्टि भी है, विजन भी है। तो हमको लगता है कि आने वाले समय में, चूंकि मुख्यमंत्री यहीं के हैं, यहाँ का एक पूरा प्रकृति ने इसको बहुत उदार तरीके से चीजें दी है। आपने बताया कि रेल लाइन स्वीकृत हो गई है, और कोशिश होगी कि ये पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आगे जाए, और बहुत सारी चीजें, नए उद्योग धंधे अभी दिखते नहीं है, जो परंपरागत उद्योग धंधे हैं जो वनोपज पे आधारित हैं या बाकी चीज पर हैं। तो शौर्य प्रताप सिंह जैसे लोग जो हैं, जो राजनीति में आए और जो ये आगे धीरे धीरे अपने विजन को बढ़ाएंगे, और इन्होंने हमसे बातचीत की। हमारे जनधारा परिवार के साथ आप लगातार जुड़े रहे, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हम जब आएंगे तो हमको और जसपुर में नए नए आयाम देखने को मिलेंगे। नमस्कार।